बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 32 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 32 का नाम है इमोशन अक्रॉस कल्चर्स, रिसर्च, एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस। मॉड्यूल 119 से लेकर 127 इसमें शामिल है। लेसन बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें ना आपको इमोशंस को लेकर डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से इमोशंस पाए जाते हैं, रिसर्चेस क्या कहती हैं इमोशंस को लेकर, और इमोशंस के दौरान हमारे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्शंस क्या होते हैं, आपको लेसन नंबर 32 में बताया गया है। लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट हजरात से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप स्टूडेंट्स। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में फॉलो करें। फॉलो करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के जो है ना लिंक्स मिल जाएंगे। आगे आते हैं हम मॉड्यूल की तरफ। तो मॉड्यूल 119 यूनिवर्सल इमोशंस के नाम से है। अब यूनिवर्सल इमोशंस क्या हैं? तमाम इंसानों में एक जैसे इमोशंस हैं, किस टाइप के इमोशंस हैं, इन द स्टार्टेड आपको मॉड्यूल 119 यूनिवर्सल इमोशंस में बताया गया है। इमोशंस एक ना प्रोसेस है, एक ख़ास किस्म की ऑटोमेटिक अप्राइजल जो हमारे एवोल्यूशनरी और पर्सनल पार्ट से इन्फ्लुएंस होती है। इसमें हम ये महसूस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है जो हमारी वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, और इसके बाद ना एक सेट ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस और इमोशनल बिहेवियर्स शुरू हो जाते हैं जो सिचुएशंस को ना डील करने में ना मदद करते हैं। पॉल एकमैन, जिन्होंने PhD की है, इन्होंने अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। इसके अलावा 7 किस्म के 7 यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। नंबर 1 पे है एंगर। फर्स्ट ये जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रही है गुस्से को, एंगर को, और ये मुझे झूठ मूठ का गुस्सा लग रहा है इस आदमी का। नंबर 2 पे है हैप्पीनेस। नेचुरल स्माइल है लड़की की, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है स्माइल। खुशी वाला ये फेशियल एक्सप्रेशंस होता है यूनिवर्सल, जो कि तमाम इंसानों में पाए जाते हैं। नंबर 3 पे है सरप्राइज, मतलब कि हैरत ज़्यादा। ये हैरत ज़्यादा कम लग रहा है, ड्रामा ज़्यादा लग रहा है इसका। नंबर 4 पे है फियर, मतलब कि डर। इस वाले आदमी का जो है वो ये डर वाला चेहरा कम लग रहा है, अजीब ही लग रहा है वैसे तो, लेकिन ये है कि मुझे हंसी आ रही है इसके चेहरे को देखकर। नंबर 5 में है कंटेम्प्ट, मतलब कि तनकीद ज़्यादा, जो शख्स होता है ना जिस पे तनकीद की गई हो, मतलब कि तरसा हुआ वो वैसा चेहरा है इसका। नंबर 6 पे है सैडनेस, मतलब कि उदासी। ए तो मनु लग रहा है कि जिमें ਇਹਦੇ पैसे कोई लैके नस गया। अच्छा, नंबर 7 में है डिसगस्ट, मतलब कि नफरत करना, पता नहीं किंदे 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 तो नफरत करन दी है। अच्छा, नंबर 7 पे ये जो पिक्चर है ना लड़की की, ये डिसगस्ट मतलब कि नफरत का इजहार कर रही है पिक्चर। ओके, अब आते हैं नीचे। तो इसमें ना आपको एक लिंक दिया गया, तो लिंक जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन 7 यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस की रिसर्च को लेकर। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं डीपली तो आप इस लिंक से जो है ना वो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप स्टडी कर सकते हैं आर्टिकल्स। ये पॉल एकमैन का जो है, ये जो तीन की रिसर्च स्टडी, जो कि पॉल एकमैन ने जो रिसर्च स्टडी की थी, इनकी रिसर्च स्टडी के मुताबिक ये 7 यूनिवर्सल फेशियल फैक्टर्स के ना ये आपको रिसर्च स्टडी मिल जाएगी इस वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद। अच्छा, जब हम हंसते हैं तो हम खुश होते हैं, वो तो पता है, ज़ाहिर सी बात है कि जब हम हंस रहे होंगे तो खुशी होंगे। इमोशनल एक्सपीरियंसेस में ना कल्चरल सिमिलैरिटीज़ होती हैं। लोग दूसरे लोगों के इमोशन से समझ सकते हैं, चाहे हम किसी का लैंग्वेज नहीं समझते, फिर भी ना हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि वो इंसान खुश है या उदास। अगर आप दूसरे लोगों के जज्बात, इनके इमोशनल एक्सप्रेशन से समझते हैं ना, और वो लोग आपके ना इमोशंस को सही से समझ पाते हैं, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन फीलिंग यूनिवर्सल है। और ये वही बात हुई जो कि डार्विन ने 1872 में ना अपनी मशहूर किताब एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स में कही थी। जैसे कि
इन्होंने ना पॉल एकमैन ने ना दुनिया भर से इंटरव्यूज़ लिए थे और ये कंक्लूजन निकाला अपनी रिसर्च में कि बेसिक ह्यूमन इमोशनल एक्सप्रेशंस एक जैसे होते हैं, क्योंकि ना ये एक अडेप्टिव पर्पस से सर्व करते हैं। इंसान और जानवर दोनों अपने गेस्चर, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए ना अपनी रीडनेस या विलिंगनेस को ना सिग्नल करते हैं, चाहे वो मदद करने के लिए हो या लड़ने के लिए हो या भागने के लिए हो। मिसाल के तौर पर मतलब कि इमेजिन करें आप, मिसाल के लिए अगर आप अपने दोस्त की आंखें वाइड देखते हैं, मतलब कि फैली हुई देखते हैं, आप उसका देख मतलब कि आप उसका ना चीख सुन लेते हैं। आपने अपने दोस्त की आंखें देखी हैं वो जो कि वाइड हो चुकी हैं, और आपने अपनी दोस्त की जो है ना वो चीख भी सुन ली है, और आप देखते हैं कि वो अपनी ना सोडा का कप जो है ना उसने जो उठाया हुआ है वो एकदम से ना उछाल के गिरा देता है। तो ये कम्बिनेशंस ऑफ रिएक्शंस आपको ना ये बताता है कि शायद वो कुछ देख कर डर गया है, या उसे ना मतलब आपके दोस्त को ना कप में कुछ ऐसा मिला है जो नफ़रत दिला रहा है आपके दोस्त को। आप ना फ़ौरन चेक करेंगे कि आपके कप में कुछ है या नहीं, पता नहीं शायद मक्खी ना डेगी हो ਤਾਂ कप उछाल के छोड़ देता। जैसे कि कोई कीड़ा वगैरह होना, नहीं मुझे लगता मक्खी डिगी होनी है। इमोशन सोशल बिहेवियर्स को ना रेगुलेट करती है और लोगों को ना ख़तरे से बचाती है। फियर और एंगर मिसाल के तौर पर जवाई के मुकाबले में ना ज़्यादा हार्ट रेट को ना एक्सलेट करती है, और तब समझ जा ये ना तब समझ में आता है जब हम एवोल्यूशनरी टर्म्स में ना सोचना शुरू करते हैं। एंगर और फियर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड होती है, जिसमें ना दिल को ज़्यादा खून मसल्स तक ना पहुंचाना पड़ता है। यानी आपका या तो अपने आप को डिफेंड करना होता है या फिर ख़तरे से ना भाग जाना होता है। हर कल्चर्स के लोगों में ना फियर एक ख़ास डिफेंसिव रिएक्शंस लाता है जब वो डेंजरस सिचुएशंस का सामना करते हैं। इसी तरह ना डिस्गस्ट हमें ना किसी भी पोटेशनली टॉक्सिक चीज़ों से बचाता है, जैसे कि ये जहर है या ख़तरनाक है एक्सेट्रा। और ये इजर्ड ने ना 1977 में ना अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। लोग ना आईब्रो पोजीशनिंग और स्माइलिंग को ना एक्यूरेटली समझ लेते हैं, और ये कीटिंग एट आल ने 1981 में ना अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। मिसाल के तौर पर स्माइल को ना यूनिवर्सली हैप्पीनेस का साइन समझा जाता है, और नीचे झुकी हुई आईब्रोज को ना एंगर या डोमिनेशंस का साइन समझा जाता है। ओके। और लास्ट वाले पैराग्राफ में तीन लाइनों के पैराग्राफ में आपको बताया गया कि आखिर में ना जो लोग यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं ना, वो ये मानते हैं कि हर कल्चर्स में ना सिमिलर इमोशंस होते हैं। हम ना एक्सटर्नल इवेंट्स और बॉडी सिग्नल पे ना सिमिलर फेशियल एक्सप्रेशन, साइकोलॉजिकल चेंजेस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ प्लेयर्स या डिसप्लेयर से रिएक्ट करते हैं। मॉड्यूल 120 साइकोलॉजिकल अरोजल के नाम से है। तो इसमें ना फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि पहले जब इमोशंस शुरू होते हैं ना, तो इसके पीछे एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें हमारी जो है ना बॉडी में ना कुछ चेंजेस आती हैं, फिर इमोशंस एक्सपीरियंस होते हैं। इसके बाद वो या तो दिखाई देते हैं या छुप जाते हैं। ये ना हमारे डिसीशंस को ना अफेक्ट करते हैं, मतलब कि इमोशंस, और इमोशंस दूसरे इमोशंस को भी ना काज कर सकते हैं। आखिरकार ना वो इमोशंस धीरे धीरे फैल जाते हैं या फेड हो जाते हैं। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है प्राइमरी इमोशंस वो बेसिक और यूनिवर्सल इमोशंस हैं, जैसे कि फियर डर हो गया, या एंगर मतलब कि गुस्सा, सैडनेस मतलब कि उदासी, हैप्पीनेस मतलब कि खुशी, सरप्राइज मतलब कि हैरत, और डिसगस्ट मतलब कि नफ़रत। ये इमोशंस ना हमारे बॉडी में ना नेचुरली होते हैं और फिजियोलॉजिकल अरोजल से ना उठते हैं, और ये इमोशंस सर्वाइवल में ना क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ना ये हमारी बॉडी को ना इन्वायरमेंट के ना स्टिमुली के रिस्पॉन्सेस में जल्दी एक्शंस लेने के लिए ना प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि डेंजरस सिचुएशंस में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से ट्रिगर करना। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि क्या कल्चर्स का कोई रोल है इन स्टेजेस में। ओके। और कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉस कल्चरल फाइंडिंग्स
ये बताती है कि इमोशंस के ना फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स में ना दुनिया के कल्चर्स के बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। हम सब अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ना स्टिमुली को डिटेक्ट करते हैं और अपने बॉडी से भी सिग्नल लेते हैं, और ये सिग्नल से फिर ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन का एमिगडाला इमोशंस कम्प्लेक्स होता है। ओके। और मज़ीद इस लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि एमिगडाला एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर मास है जो कई न्यूक्ली और न्यूक्लियर कम्प्लेक्सेस से बना होता है। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स से जो इंफॉर्मेशंस आती है ना उसे सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए ना स्टोर करता है। साथ ही ये एक्सटर्नल और इंटरनल मतलब ये कि बॉडी चेंजेस इन्वायरमेंट से भी ना इंफॉर्मेशन से इंटीग्रेट करता है और स्टिमुलस की इफेक्टिव सिग्निफिकेंस को ना एसेस से करता है। इसलिए अगर कोई इरेलीवेंट स्टिमुलस हो तो वो ना कोई इमोशन जनरेट नहीं करेगा। फिर हाइपोथैलेमस जो लिम्बिक सिस्टम्स का हिस्सा है, इमोशन से रिलेटेड सिंपैथिक और एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेस एक्टिव करता है। ब्रेन का कॉर्टेक्स भी ना इमोशन से रिलेटेड रोल्स प्ले करता है, ख़ास तौर पे स्टिमुली के अप्राइजल्स में। और राइट हेमिस्फेयर को फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। और ये बोर्ड ने ना 1992 में ना अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। मॉड्यूल 121 टाइम टू रिवाइज के नाम से है। तो इस मॉड्यूल में ना हमने ना जो कुछ भी कवर किया ना उसको एक छोटे से ओवरव्यू जो है वो दिया जाएगा आपको इस मॉड्यूल नंबर 121 में। तो लिहाजा मैं ओवरव्यू नहीं दे रहा, इसमें तो बस यही बताया गया आप स्टूडेंट्स को। तो ओवरव्यू आप ख़ुद लेक्चर को इन द स्टार्टेड आप फिर दोबारा से सुन लें, आपको एक किस्म का ओवरव्यू हो जाएगा। मॉड्यूल 122 जो है वो इमोशंस एंड ब्रेन के नाम से है। तो इसमें इन द स्टार्टेड आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि इंसान अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए दुनिया के इन्वायरमेंट से ना इंफॉर्मेशन से रिसीव करता है और अपने इंटरनल बॉडी से भी सेंसरी इंफॉर्मेशन से इंसान को ना मिलती है। हमारे ब्रेन के एरियाज इस तरह से वायर किए गए हैं कि वो दोनों टाइप्स की इंफॉर्मेशन को ना स्टोर करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और फिर इमोशनल एक्सपीरियंसेस को जनरेट करते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेस की बात करें तो नंबर 1 पे आता है प्राइमरी इमोशंस। मतलब ये कि प्राइमरी इमोशंस है जैसे कि एंगर मतलब गुस्सा, फियर मतलब कि डर, प्लेयर मतलब कि खुशी, सैडनेस मतलब कि उदासी और डिस्गस्ट मतलब कि नफ़रत को ना हम आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 2 पे है इमोशंस को हम इनके ना फंक्शनल या एडेप्टिव सिग्निफिकेंस के बेसिस पर ना समझ सकते हैं जो हमारी सर्वाइवल को मदद देते हैं। नंबर 3 पे है नेगेटिव इमोशंस जैसे कि गुस्सा और डर हमें ना डिफेंसिव या अवॉइडेंस बिहेवियर्स की तरफ गाइड करता है, जबकि पॉजिटिव इमोशंस खुशी हमें एक्सप्लोरिंग सेक्सुअल या नोवेल सीकिंग बिहेवियर्स की तरफ ना ड्राइव करता है। और लास्ट में है कि इस तरह से ना इमोशंस और फीलिंग्स हमें ना अडेप्टिव बिहेवियर्स और स्टेबिलिटी में ना मदद करते हैं। आगे है ये जो पिक्चर नंबर 1 है, मतलब कि ये जो आपको पिक्चर दिख रही है द लिम्बिक सिस्टम को लेकर आपको बताया गया है इस पिक्चर के अंदर। तो इसमें आपको बताया गया कि एमिगडाला एक कम्प्लेक्स न्यूक्लियर मास है जो एक्सटर्नल स्टिमुली के बारे में ना सेंसरी कॉर्टेक्स से ना इंफॉर्मेशन को ना इंटीग्रेट करता है। साथ ही सोमैटिक विसरल और एंडोक्राइन प्रोसेसेस को भी ना इंटीग्रेट करता है। और ये एडोल्फ्स ने ना 1999 में और एडोल्फस और डीबर्ग एंड ट्रेनल ने 2001 में और जेल्ड एंड पार्डो ने 1997 में अपनी रिसर्च में ये आइडेंटिफाई किया था। जब कोई थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती है ना तो एमिगडाला एक्टिव हो जाता है, इस जिससे ना फियर और अल्टरनेस का ना एक स्टेट होता है जो ऑर्गेनिजम्स को फाइट या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है ताकि वो अपने आप को परसीव कर सके। ओके। अब ये आपको एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में बेचारी कैट पे जुल्म हुआ है, उसका मतलब कि एक्सपेरिमेंट ही समझ लीजिए, एक्सपेरिमेंट हुआ है। और इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो मतलब कि बार्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन कैट के नाम से है।
तो इसमें बताया गया कि बार्ड के एक्सपेरिमेंट का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशंस दिखाया गया है। जब कैट्स के ब्रेन का एक हिस्सा कट किया जाता है तो फॉल्स, मतलब ये कि एंगर फॉल्स रेग जो है ना वो तब होती है जब कटिंग लाइन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ना इंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस तक जाती है और लाइन बी के साथ ना। लेकिन अगर ये लाइन पॉजिटिव पोस्टीरियर पार्ट तक नहीं जाती लाइन ए के साथ, तो ये ना फॉल्स एंगर नहीं होता। अगर हाइपोथैलेमस को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दिया जाता है तो एंगर और फियर का रिएक्शंस होता है पार्ट सी में। तो ये देखने के ये आपको लेफ़्ट साइड पे एक पिक्चर दिख रही है बी सी और हाइपोथैलेमस का जो है वो किस तरह से इन पार्ट्स के साथ कनेक्शंस हैं ओवरऑल। अब आते हैं नीचे इस वाली पिक्चर की तरफ देखा जाए तो इसमें ना एमिगडाला के हवाले से बताया गया है मेनली, और इसमें बताया गया कि पहले एमिगडाला को ना सिर्फ फियर और इमोशंस का ना सेंटर समझा जाता था, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये दिखाती है कि ये प्लेयर्स सेंटर्स भी है। जब ये ना एक्टिव होता है तो हम ना प्लेयर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि बेबी का गिगल्स या प्लीजेंट म्यूज़िक सुनना। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हीमो होम्योस्टेसिस, हंगर, सैटरी स्लीप ऑनसेट और थर्मो थर्मो रेगुलेशंस में भी इन्वॉल्व होता है। ओके आगे इसमें ना आपको लिम्बिक मिड ब्रेन एरियाज़ के हवाले से भी बताया गया। तो मैं पिक्चर की तरफ लेकर आ जाऊँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो लिम्बिक के मिड ब्रेन एरियाज़ में ना जैसे कि पेरिक्वाड्रेक्टल ग्रे मैटर्स, ऑटोनोमिक फंक्शंस, मोटिवेटेड बिहेवियर्स और थ्रेटिंग स्टिमुली के बिहेवियर्स रिस्पॉन्स में ना क्रिटिकल रोल्स प्ले करता है। आगे है लास्ट में आपको सिंगुलेट कॉर्टेक्स के हवाले से भी बताया गया। तो सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है ना सिंगुलेट कॉर्टेक्स सीरेब्रल कॉर्टेक्स का ना मेडियल पार्ट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो इमोशंस फॉर्मेशंस और प्रोसेसिंग लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। मॉड्यूल 123 इमोशन रिसर्च के नाम से है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि इमोशंस का स्टडी कल्चर के ना क्रॉस साइकोलॉजी में ना एक लंबा तरीका है। और मतलब नंबर 1 पे जो है वो पॉइंट बताया गया कि इमोशंस का स्टडी कल्चर के क्रॉस साइकोलॉजी में ना एक लंबा तरीका है। और नंबर 2 पे इंसान बहुत सी इमोशंस और इफेक्टिव फिनोमेना का ना तजुर्बा करता है, जो कि ना रिसर्च और आम लोग दोनों के लिए ना इमोशंस कहलाते हैं। नंबर 3 पॉइंट पे बताया गया कि हम सब के पास ना अपनी ज़िंदगी के दौरान इमोशंस और दूसरे इफेक्टिव स्टेट का तजुर्बा और सोचने का वक़्त होता है। नंबर 5 में बताया गया कि इमोशंस को ना एक्सप्रेस करना और उन पे बात करने के लिए ना एक कम्प्लेक्स वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज और कम्युनिकेशन सिस्टम्स होती हैं। नंबर 6 में इमोशंस ज़िंदगी को मीनिंग देते हैं, बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं और हमारी सोच और आइडियाज़ को रेंज देते हैं। नंबर 7 पे इमोशन का एवोल्यूशंस का भी ना एक तरीका होता है। हम ना किसी चीज़ या इवेंट को ना इमोशनल एक्सप्रेशंस के ज़रिए ना एवेल्यूएट कर सकते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन। और लास्ट में जो पॉइंट है क्या इमोशंस यूनिवर्सल है या कल्चर इफेक्ट स्पेसिफिक है। पिछले और न्यू रिसर्च को देखा जाए तो ये पता चलता है कि इमोशंस यूनिवर्सल है, लेकिन इनका एक्सप्रेशन हर कल्चर्स में ना अलग होता है। हमारी बॉडी में ना एक बायोलॉजिकल बेस्ड कोर इमोशन सिस्टम्स होते हैं जो कल्चर और कल्चरल लर्निंग के ज़रिए रेगुलेट और एलबोरेट होते हैं। मॉड्यूल 124 कल्चर इमोशंस एक्सप्रेशंस एंड कल्चरल इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस के नाम से है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि
कोर इमोशन सिस्टम्स वो फंडामेंटल न्यूट्रल सर्किट्स और ब्रेन रीजन्स हैं जो इमोशंस को ना प्रोसेस और रेगुलेट करते हैं, और ये आमतौर पर ना लिम्बिक सिस्टम्स के स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एमिगडाला जो फियर और दूसरी बेसिक इमोशंस को ना प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इमोशंस रेगुलेशंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में ना मदद करता है। इंसुला और हिपोकैम्पस बी की एरियाज हैं जो इमोशनल एक्सपीरियंसेस और मेमोरी में ना शामिल होते हैं। कल्चरल नॉर्म से ये डिसाइड करती है कि कौन सी इमोशंस को ना किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्रेस करना अप्रोप्रिएट या डिज़ायरेबल होगा, मतलब कि मुनासिब होगा या फ़ायदा मंद होगा। जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो जेंडर डिफरेंसेस भी ना इमोशंस के एक्सप्रेशंस और रेगुलेशंस में वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर औरतों के बारे में बात की जाए तो औरतें आमतौर पर ना इमोशंस, औरतों में जो इमोशंस हैं आमतौर पर जैसे कि सैडनेस और फियर और गिल्ट ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस करती हैं औरतें, और औरतें दूसरों के इमोशंस को भी ज़्यादा समझ सकती हैं और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस करती हैं। अगर मर्दों की बात की जाए तो मर्द अक्सर ना सैडनेस और फियर जैसे इमोशंस को ना सरप्राइज करते हैं, जबकि एंगर को ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल समझा जाता है। कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि मर्द भी उतनी ही इंटेंसिटी से इमोशंस फील करते हैं जितनी औरतें, लेकिन वो इन्हें ना अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। और डेफिनेटली अगर मैं एज अ मर्द अपने आप को देखूं तो मुझे ना मेरे इमोशंस मुझे पता है कि इनकी इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो वाकई बहुत डिफरेंट है। अगर मैं सैडनेस होता हूँ तो फिर क्या होता है कि मेरा जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। अगर ज्वाइनस फील करता हूँ तो मेरा बिहेव डिफरेंट होता है, मतलब ये के उल्ट होता है। ओके, लेकिन औरतों का तो डबल ही उल्टा होता है। खैर, आगे आते हैं कि इमोशंस का स्टडी कल्चर्स के ना अक्रॉस साइकोलॉजी में ना एक पुराना तरीका है। इमोशंस एक कम्प्लेक्स वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज और कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके ज़रिए ना हम अपनी इमोशंस को ना एक्सप्रेस करते हैं और अब उन पर बात करते हैं। लेकिन क्या हर कल्चर्स में लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि कुछ सिचुएशंस में सिमिलर इमोशंस को एलिसिट करना चाहिए? क्या सब लोग ये मानते हैं कि दोस्त का इंतकाल एक सैड इवेंट है और बच्चे होने का जो इवेंट है एक हैप्पी है ओवरऑल? और इसके अलावा आपको बताया गया है कि डेविड डेविड मैट्सुमोटो और हाई सोंग सी ने ना हवांग की एक स्टडी से ब्लाइंड और साइटेड एथलीट्स के एक्सप्रेशंस के ज़रिए दरमियान नियर परफेक्ट कंकॉर्डेंस दिखाई थी। ओके, और ये देख लें कि इनकी जो रिसर्च है इन्होंने जो देखा था, देखिए क्या इन्होंने कंकॉर्डेंस दिखाई थी, देख लें कंपैरिजन देख लें, ये एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं ओवरऑल। ओके, आ, इसमें बताया गया कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम या ज़्यादा जीतना, मतलब कि अब ये एथलीट्स को देख लें, जीत की खबर और पोडियम पर स्टैंडिंग, मतलब कि जो है जो आए थे ऑडियंस वगैरह उनकी स्टैंडिंग्स देख लें। ओके, ओवरऑल अब आते हैं नीचे तो मॉड्यूल 125 इमोशन सिग्नल चैलेंजेस क्रॉस कल्चरल रिसर्च ऑन स्ट्रेस एंड एग्जाइटी के नाम से है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि ऊपर दिए गए फिगर्स में ना अलग अलग मुल्कों का जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर पर ना स्कोर दिखाया गया है जो कोविड के दिनों में लिया गया था। स्ट्रेस का एहसास वो होता है जब एक शख्स अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स को ना कॉपी करने के लिए अपनी कैपेसिटी में चैलेंज महसूस करता है, और ये डेफिनेशन स्ट्रेस के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट करती है। नंबर 1 पे है स्ट्रेस एक साइको बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी और दिमाग दोनों के लिए इन्वॉल्व करता है। नंबर 2 पे स्ट्रेस एक ट्रांसैक्शंस होता है जो लोगों और इनके एनवायरनमेंट्स के दरमियान होता है, और लेजरस ने 1993 में अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। वर्क प्लेस स्ट्रेस क्या होता है? अच्छा, ये वर्क प्लेस स्ट्रेस को लेकर आप PSY 408 को लेकर आप डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें तो छोटा सा बताया आपको।
तो इसमें बताया गया है नंबर 1 पे कि प्रेशर और डिमांड्स क्या होती है वर्क प्लेस स्ट्रेस में। मतलब ये कि हाई वर्क लोड्स, टाइट डेडलाइंस और अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस जैसे फैक्टर्स स्ट्रेस को ना ट्रिगर करते हैं, जो कि फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेन का सबब बन सकते हैं। नंबर 2 पे है परफॉर्मेंस पर असर वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से। क्रॉनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस से ना कोग्निटिव फंक्शनिंग इम्पेयर हो सकती है, जिसका असर प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ पर पड़ता है। नंबर 3 पे है कल्चरल वेरिएशंस। मतलब ये कि अलग कल्चर्स में ना काम की एक्सपेक्टेशंस और स्ट्रेस से कॉपी करने के तरीके फ़र्क होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि लोग वर्क प्लेस स्ट्रेस को किस तरह एक्सपीरियंस और मैनेज करते हैं। टेक्स्ट टेस्ट एंग्जाइटी, आप स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम एंग्जाइटी होती है, तो यहाँ पे टेस्ट एंग्जाइटी है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑब्जर्व किया है कि अभी डेडलाइन आई नहीं होती असाइनमेंट्स की, तो लड़कियाँ ऑफिशियली क्या कह रही होती हैं कि अभी असाइनमेंट दें सर, हमें अभी वीडियो के शुरू में जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो अक्सर मैं ग्रुप में ये देखता हूँ। ओके, टेस्ट एंग्जाइटी मतलब ये कि इम्तिहान की एंग्जाइटी होना या खौफ होना। तो नंबर 1 पे है फेलियर का डर। टेक्स्ट एंग्जाइटी आमतौर पर ना फेलियर का डर होने से होता है, जिसमें एक्सेसिव वॉरी और कंसंट्रेशन की मुश्किल होती है जब एग्ज़ाम होता है। नंबर 2 पे है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब कि जिस्मानी रिएक्शंस। एंग्जाइटी जब होती है ना तो हमारी बॉडी में ना फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ना और पसीने आना, जो टेस्ट परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। नंबर 3 पे है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। एकेडमिक सक्सेस का ना प्रेशर से कल्चर्स में ना फ़र्क होता है। कुछ कल्चर्स में ना एकेडमिक अचीवमेंट्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है, जो टेस्ट एंग्जाइटी को बढ़ाती है। ओके, और इस तरह से ना अगर देखा जाए ओवरऑल, तो इस तरह से ना स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ना समझने में ना कल्चरल डिफरेंसेस को भी मद्द नज़र रखना जाता है। हर कल्चर्स को ना अपना तरीका होता है जिसमें ना वो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं और उसे कॉपी करते हैं। अब कॉपी सिस्टम क्या है? कॉपी या स्ट्रेस कॉपी मैकेनिज़म्स ये होता है कि अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेना। अपने आप, जैसे कि कोई नाखून खा रहा होता है, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए कर रहा होता है, जैसे लेकिन ये है बैड हैबिट्स। कुछ लिप्स वगैरह कटिंग कर रहे होते हैं, कुछ पेन को मतलब कि ऑन ऑफ कर रहे होते हैं पेन को, वो टिक 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 आवाज़ आती है। तो ये स्ट्रेस का कॉपी मैकेनिज़म्स है अपने आप के स्ट्रेस को कम करने के लिए। मॉड्यूल 129। और औरतें कैसे अपने स्ट्रेस को कॉपी करते हैं, औरतें वगैरह कमेंट्स में लाजमी बताएं, उनको बेहतर आइडिया होगा औरतों को कि अपना स्ट्रेस कॉपी मैकेनिज़्म किस तरह से करती हैं। अमूमली रो लेती हैं, जबकि मर्द के लिए अपने स्ट्रेस को कॉपी करना रोने की फॉर्म में, मतलब कि टीयर की फॉर्म में बहुत मुश्किल होता है। मॉड्यूल 126 इमोशन एंड इंक्लिनेशंस टू एक्ट के नाम से है। तो इसमें इन द स्टार्टेड आपको बताया गया कि क्या जज्बात हमें एक्शंस की तरफ ले जाते हैं। जज्बात अपनी फितरत के हिसाब से ना अक्सर हमें ना एक्शंस लेने के लिए तैयार करते हैं। एक आम मिसाल ये है कि एक आम मिसाल ये हो सकती है कि हम किसी शख्स, चीज़ या इवेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर ना रिश्ते को जारी रखना चाहते हैं। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि मोटिवेशन और इमोशन स्टेज होती हैं हमारी जज्बात के मुताबिक बदलती है। अक्सर किसी का एनर्जी लेवल किसी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश या मोटिवेशंस में ना इजाफा या कमी उन जज्बात से जुड़ी होती है जो वो महसूस कर रहे होते हैं। मगर अक्सर हम जज्बात महसूस करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। हमारे एक्शंस लेने या ना लेने से इस बात पे डिपेंड करता है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे एक्शंस का रिज़ल्ट क्या हो सकता है। सिर्फ जज्बात का कभी काफ़ी नहीं होते, बल्कि रिसोर्सेज भी ना एक किरदार अदा करते हैं। कभी कभी हम ऐसे मूड में होते हैं कि हम एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से कुछ नहीं कर पाते। मज़ीद ये कि आपको बताया गया कि तो एक्शन से कब होता है। इसे ना समझने के लिए हमें ना अपने आप से ये सवाल करना ज़रूरी है कि हमारे एक्शंस का रिज़ल्ट क्या हो सकता है। हमने इमोशंस के पहले 3 कंपोनेंट्स जो थे वो डिस्क्राइब किए थे, वाजिया किए थे। नंबर 1 पे जो था वो फीलिंग था। फीलिंग से मतलब कि जज्बात है एक किस्म का। तो जज्बात पूरे भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकता है फीलिंग्स में।
पूरे जज्बात में ना गम, खुशी, गुस्सा, डर और नफ़रत शामिल हैं। और मतलब कि प्योर जो जज्बात होते हैं, प्योर जो फीलिंग्स होती हैं, इनमें जो है वो गम, खुशी, गुस्सा, डर और नफ़रत शामिल होते हैं। सरप्राइज़ एक मिक्स्ड इमोशंस है, हो सकता है जैसे कि आप जो है वो हैरान भी हो रहे हैं और डर भी लग रहा है, तो ये मिक्स्ड इमोशंस है, ठीक है, प्योर इमोशंस नहीं है। आपने शायद उर्दू में ना गम और गुस्सा सुना होगा, एक मुहावरतन जुमला, और ये एक मिक्स्ड इमोशंस है, ना कि प्योर इमोशंस। साइकोलॉजिकल एरोजल में ये होता है कि हमने ना डिस्कस किया था कि जज्बात में ना ब्रेन के ना कुछ हिस्से ना एक्टिवेट हो सकते हैं। अपने आपने अपने जो पेट में ना एंग्जाइटी महसूस की होगी, जिसे कहते हैं नुज़ैया, ठीक है। पेट में एंग्जाइटी महसूस करना मतलब कि नुज़ैया मतलब कि गुड़गुड़ होना, या पेट में वट फेरना, जिसे पंजाबी कहते हैं मेरे ढिड च वट फेर गए ओए सुन के। ये आपने या आपने ना पेट में ना टाइट ग्रिप महसूस की होगी, ठीक है ना, वही ना ढिड च वट फेरना, या आपके दिल डर के मारे ना तेज़ धड़क रहा होगा। ये हमारे कहने का मतलब होता है साइकोलॉजिकल अरोजल, ठीक है, सॉरी फिजियोलॉजिकल अरोजल में ये आता है, ठीक है। हमारे एक्शंस ये होते हैं फीलिंग्स के दौरान, इमोशंस के दौरान, फिजियोलॉजिकल अरोजल्स में। और इसके बाद आया बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। जब हम दूसरों के जज्बात समझते हैं ना, तो हम इनके ना चेहरे पर ना इनका रिएक्शन से देखते हैं। हम हमेशा ना अपने आसपास के लोगों के जज्बात को ना समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो गुस्से में है, उदास है या खुश है। हम ये हम ये हम ये चाह मतलब कि हमारे जो है ना, हम ये कहते हैं कि एक्सप्रेशंस आंखों के मूवमेंट्स और बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए समझते हैं। दूसरों के जज्बात को समझना इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। दूसरों के जज्बात को समझना क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। बॉडी लैंग्वेज और इमोशनल इंटेलिजेंस मिलकर ना हमारे लिए ना मददगार होती है, जब हम ये एवेल्यूएट करते हैं कि कोई दूसरा शख्स किस हालत में हो सकता है। ओके, आगे आपको बताया गया कि कौन सा जज्बात किस एक्शंस को लीड करता है, विच इमोशनल लीड्स टू विच एक्शंस। इसमें बताया गया कि अगर कोई शख्स खुश है तो ना इमीडिएट इसको ना इमीडिएट बिहेवियरल रिस्पॉन्स अक्सर ना मुस्कुराता हुआ मिलेगा। खुशी को ना हम मुस्कुराहट के साथ जोड़ते हैं, खुशी के साथ ना एक आगे बढ़ने के खुशी के साथ एक आगे बढ़ने का जो है वो जज्बा होता है। हाथ और बॉडी गेस्चर्स में ना ज़्यादा एनर्जी होती है। ज़्यादातर ना फिज़िकल मूवमेंट्स में ना वॉकिंग भी शामिल होती है। जब कोई उदास होता है तो इसका मूवमेंट काफ़ी ना स्लो होता है। खुशी में ना लोग हग करते हैं, आ गले लग यार बड़ी खुशी हुई, तो उछलते हैं, ठीक है, और तसल्ली जो है ताली बजाते हैं, या कोई चीज़ किसी को ना गिफ्ट करते हैं। प्यार का जज्बा भी ना एक्शंस को जो है वो प्यार का जज्बा जो है वो एक्शंस को जाहिर करते हैं, जिसमें ना हम किसी को अपने साथ गले लगाते हैं या शेक हैंड करते हैं, यार हाथ मिला तू मेरा चंगा काम किया। अच्छा, आगे है एंगर। एंगर में ये होता है कि मतलब कि गुस्सा वाला है जो इमोशन क्या है, एंगर है। तो एंगर एग्रेशंस को लीड करता है, और ये ना हमारे अंदर मरने का जो जज्बा है वो पैदा भी कर देता है एंगर। सैडनेस जो है वो उदासी है, हमें ना अपने अंदर ही मतलब के अंदर जो चलने वाले जाने की तरफ ले जाता है, मतलब कि अंदर जो कुछ चल रहा होता है उस पर जो है वो सैडनेस की तरफ ले जाता है। हमारे चेहरे सब कुछ कह देते हैं जब हम कुछ तो डिस्गस्टिंग देखते हैं। इसके अलावा क्या है कि तो हमें ना उससे दूर भागना चाहते हैं, जो कुछ जिससे हमें नफ़रत हो रही हो। ये सब जज्बात ना हमारे एक्शंस को ना इन्फ्लुएंस करते हैं, और अक्सर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक्शंस लेंगे या जज्बात के मुताबिक हमारे एक्शंस होते हैं। लेकिन कभी कभी ना हम किसी चीज़ का एहसास करते हैं और फिर भी ना कुछ नहीं करते। ये हमारे रिसोर्सेज और आउटकम्स की सोच पर डिपेंड करता है। ओके,
मॉड्यूल 127 इमोशनल एवोल्यूशंस एंड जजमेंट के नाम से है। तो इसमें बताया गया है कि जज्बात के एहसास के फ़ैसलों और प्रीडिक्शंस पर असर क्या होता है, इस हवाले से इसमें बताया गया है। जज्बात इंसान के जजमेंट और प्रीडिक्शंस को इन्फ्लूस करते हैं और इसका उल्टा भी सच है। मतलब ये कि लोगों के सोचने और बिलीव्स भी ना इनके जज्बात को असरअंदाज करते हैं। इमोशन और कोगनेटिव प्रोसेसिंग में ये होता है कि बहुत सारी रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जज्बाती हालत कोगनेटिव पर प्रोसेसिंग को ना मुख्तलिफ तरीक़ों से ना शेप करती है, मतलब ये कि बदलती हैं। नंबर 1 पे है कि जब जो लोग ना डिप्रेस्ड होते हैं ना, इनमें ना अपने सक्सेस का चांस कम लगता है और वो फ्यूचर में बुरे इवेंट्स को होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा समझते हैं। नंबर 3 पे है कि जो लोग पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं वो उन लोगों से मुख्तलिफ होते हैं जो नेगेटिव इमोशंस महसूस करते हैं। पहले वाला बेहतर याद रखते हैं और इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग और कैटेगराइजेशंस का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। नंबर 3 पे है एंगर, मतलब ये कि गुस्सा ज़्यादा पर्सनल इल्ज़ाम लगाने का सबब बनता है, जबकि सैडनेस लोगों के नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को ज़्यादा तकदीर चांसेस या बदनसीबी को ना नतीजा समझने के तरफ ले जाता है। मज़ीद इसमें बताया गया कि जज्बाती बिलीव्स को भी चेंज करते हैं। जज्बात जो है ना वो बिलीव्स को भी चेंज करते हैं, इस वाले ओवरऑल पैराग्राफ में आपको बताया गया है। तो कुछ इमोशनल बिहेवियर्स की बात, कुछ इमोशनल एवोल्यूशंस परसेप्चुअल से जनरलाइजेशंस और स्टीरियोटाइप्स से पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को किसी ख़ास एथनिक ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के साथ नेगेटिव तजुर्बा होता है तो उस शख्स का ना उन तमाम लोगों के लिए ना प्रीजुडिस जो है वो बढ़ सकता है। एक रिसर्च में जापानीज़ और यूएसए के पार्टिसिपेंट्स के बीच ना एंगर को एट्रीब्यूट करने के लिए जो थे वह तरीके में काफ़ी फ़र्क देखा गया था। जापानीज पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा ना रिलक्टेंट थे दूसरों को एंगर के लिए ज़िम्मेदार जो वो ठहरा रहे थे, जबकि अमेरिकन पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा आसानी से ना एंगर को दूसरों पर डाल देते थे। जापान में ना कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स है और शायद सोशल इंडिपेंडेंसी ऐसी चीज़ है जो एंगर को कोग्निटिव एट्रीब्यूशंस में ना इंक्लूड करना मुश्किल बना देती है, क्योंकि ना एंगर एक पोटेंशियल डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है। फिज़िकल वायलेंस और बिलीफ्स के हवाले से अगर बात की जाए तो लोगों का ना फिज़िकल वायलेंस को देखने का तरीका इनके अपने बिलीफ्स के मुताबिक होता है। रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि जो प्रिजनर्स अपने पॉलिटिकल या रिलीजियस बिलीफ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं, वो ना वो टॉर्चर के दौरान ज़्यादा इमोशनल रेजिलियंस दिखाते हैं और उन लोगों के मुकाबले में जो ऐसे बिलीव्स नहीं रखते। जज्बात इंसान के सोचने और बिलीव्स को बदल करना इनकी दुनिया को एक न्यू सोचने और पर्सपेक्टिव दे सकता है और ये इनके ना डिसीजंस और जजमेंट्स को भी अफेक्ट करता है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 32। बहुत लेंथी था लेकिन मज़े वाला था। आने वाले लेसन भी लेंथी है लेकिन उनका ड्यूरेशन भी बढ़ सकता है एज़ कम्पेयर टू इस वाले लेसन के में भी 1 घंटा तक पहुँच जाए ओवरऑल। अब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि क्या क्या आप स्टूडेंट्स से पूछा जा सकता है, क्या क्या तुक्के लग सकते हैं आप स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ओवरऑल लेसन के इन द स्टार्टेड 7 टाइप्स ऑफ इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और 7 टाइप्स ऑफ इमोशंस को लेकर जो रिसर्च है जो नामी ग्रामी किसने की थी और पॉल एकमैन ने की थी 2000 आई थिंक, मैं अब ईयर मेरे जहन से निकल गया है ओवरऑल। तो इसमें इनकी रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रिसर्च के हवाले से पूछा जा सकता है। फर्दर यह है कि इसका जो है बेहतर जो मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ और देख के बताऊँ क्या क्या पूछा जा सकता है। ओके, डार्विन की किताब का नाम पूछा जा सकता है। फर्दर यह कि ये जो मिसाल है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हमारे एंगर एंड फियर्स क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स से। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
डिस्गस्ट जो है वो बचाता है किससे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस से या ट्राइंग पोटेंशियली से, ठीक है। और जैसे कि रूटन फूड और स्पॉइल्ड वाटर अगर हमने देख लिया तो ये हमें डिस्गस्ट आएगा, और डिस्गस्ट हमें किससे बचाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बचाएगा बहुत शिद्दत के साथ। उसके बाद ये इनके मतलब कि जितने भी इमोशंस हैं क्या क्या करते हैं, इनके जो रिएक्शंस क्या है और इनके एक्शंस क्या है, ये आपको जानना और इनको याद रखना लाजमी है आप स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल। और फर्दर ये है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जांपल्स देकर पूछा जा सकते हैं। फिजियोलॉजिकल अरोजल्स की बात करें तो इसमें जो है प्राइमरी इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिज़म्स ऑफ इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजियोलॉजिकल अरोजल्स में क्रिटिकल रोल क्या होता है सर्वाइवल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज से क्या होते हैं, जब इन्वायरमेंट में हम क्विकली कोई ऐसी स्टिमुली देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं, कम्प्लेक्स न्यूक्लियर्स मास कंसिस्टेंट क्या कहते हैं, और एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी चेंजेस किस तरह से होती हैं ड्यूरिंग द इमोशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एंगर किया है तो एंगर के दौरान हमारा ब्लड रेट जो है वो हार्ट बीट रेट जो है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये एंगर की सिचुएशंस में, इसी तरह हैप्पीनेस में क्या होता है, इसी तरह सैडनेस में क्या होता है, एक्सेट्रा। मॉड्यूल 121 में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नन्नी मुन्नी सी लाइन इसमें दी गई थी कि ओवरव्यू कर लेंगे हम प्रीवियस जो कुछ भी हमने स्टडी किया है। मॉड्यूल 122 इमोशन एंड ब्रेन के नाम से है, तो इसमें ह्यूमन बींग्स रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से, आउटसाइड वर्ल्ड से, और ये इंटरनल बॉडी में दाखिल होती है। ओवरऑल इसमें यह बताया गया न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी इमोशंस क्या हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो प्राइमरी इमोशंस एंगर, फियर, प्लेयर, सैडनेस एंड डिस्गस्ट है। इमोशंस जो होते हैं वो कंसेप्चुलाइज्ड होते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव इमोशंस के नाम भी इंपॉर्टेंट है। लिम्बिक सिस्टम से जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुली कवर्ड करता है। इसके अलावा जो है लिम्बिक सिस्टम में ख़राबी की वजह से क्या होता है, मतलब कि स्टोमिक जो वो उसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। और इसके अलावा जो एमिगडाला है वो एक्टिव होता है और लीड किसे करता है, फियर को और स्टेट ऑफ इनहेंस्ड अलर्टनेस को जो है वो बढ़ा देता है। और या फिर ऑर्गेनिजम्स को लिए क्या करता है, फाइट और फ्लाइट वाले जो रिस्पॉन्सेज है वो सेल्फ प्रिवेंशंस के लिए एमिगडाला परफॉर्म करते हैं। फर्दर ये है कि स्कीमेटिक जो था ब्रोड्समैन ब्रोड्स एक्सपेरिमेंट्स बार्ड्स एक्सपेरिमेंट्स किस पे था, कैट्स पे था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि फॉल्स एंगर्स फॉल्स रेज के लिए जो था वो किया गया था, रेग या रेज के लिए किया गया था। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये बहुत ही, वैसे ये पैराग्राफ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक या दो क्विज लग सकते हैं ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बार्ड्स एक्सपेरिमेंट्स को लेकर अगर बात की जाए तो। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि लाइन ए और लाइन बी और लाइन सी अगर कट कर रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेट्रा। उसके बाद है कि एमिगडाला जो है वो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है किसके लिए, फियर और इमोशंस का सेंटर भी है। और फर्दर ये है कि बॉडी जैसे कि प्लेयर सेंटर मयर मीन्स क्या से क्या मनाते हैं, प्लेयर सेंटर मीन से क्या मनाती है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलेट कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्बिक मिड ब्रेन एरियाज कौन कौन से हैं और ये इसमें इनके नाम बताएं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 123 इमोशन रिसर्च के नाम से है, तो लॉन्ग हिस्ट्री इन साइकोलॉजी ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ इन द स्टार्टेड, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बस एक दो दफ़ा पढ़ के ना इस मॉड्यूल को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, मॉड्यूल नंबर 123 को। मॉड्यूल 124 कल्चर इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस के नाम से है। इन द स्टडीज कोर इमोशन सिस्टम्स क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमोशंस किस तरह से हमारी रेगुलेशंस करते हैं डिफरेंट फंक्शनैलिटी को लेकर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मैंस के अंदर किस टाइप के इमोशंस पाए जाते हैं, वुमेन्स के अंदर किस टाइप के इमोशंस पाए जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमोशंस क्या है, कम्प्लेक्स वर्बल्स हैं एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज में आते हैं। और फर्दर ये कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए भी ये इमोशंस इस्तेमाल होते हैं। और आगे डेविड मैट्सुमोटो की जो रिसर्च है वो क्या उन्होंने तलाश किया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिहाजा इसको 2-3 मरतबा पढ़ के
अच्छे से मेमोराइज कर लेना आप स्टूडेंट्स। अब आते हैं नीचे, तो इसमें मॉड्यूल 125 इमोशन सिग्नल एंड चैलेंजेस क्लोजर, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है मॉड्यूल नंबर 125 में। इसमें ओवरऑल जो है ना वर्क प्लेस स्ट्रेस और टेस्ट एंग्जाइटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना वो आपको PSY 408 हेल्थ साइकोलॉजी में डिटेल से आपको इस हवाले से इसमें बताया जाएगा। इमोशन एंड इनक्लिनेशंस टू एक्ट, जो कि मॉड्यूल नंबर 126 है, इसमें आपको मोटिवेशन और इमोशनल स्टेट क्या होती है और एनर्जी लेवल जब हमारा बढ़ जाता है किस टाइप के हमारे इमोशंस होते हैं, जब एनर्जी लेवल लो हो जाता है तो तब किस टाइप के इमोशंस होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स क्या होती हैं और फिजियोलॉजिकल अरोजल्स क्या होती हैं इमोशंस के दौरान, और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं इमोशंस के दौरान। ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमोशंस हमें ना किस एक्शंस की तरफ दे जाते हैं, इमीडिएट बिहेवियर रिस्पॉन्सेस की तरफ दे जाते हैं ओवरऑल। और ये अच्छा, एक इसमें एक बात बता दूं कि जैसे कि इस्लाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हूँ, ठीक है, मैं एक वाज़े तौर पर, क्योंकि मैं एक इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने एक लड़की से बकायदा मेरी मतलब कि जो अदारे की ओनर थी उसका अदारा ही मैंने जो था वो लेफ़्ट कर दिया था कि उसने ये कह दिया कि इस्लाम के बारे में क्या आप दोज़ख जन्नत के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये जो साइकोलॉजी जो फील्ड है ये साइंस की फील्ड है, ये इसमें इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं है। तो मैंने उसने ना अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल गलत किया है कि मेरे सामने डिफेंसिव मैकेनिज़्म के साथ बात ना करे। तो मेरा फिर मैं इस्लाम के लिए इमोशनल था और वाकई होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी दुनिया अगर बर्बाद करनी पड़ जाए इस्लाम के लिए तो वो कबूल है, क्योंकि मैं आखिरत अपनी संवारना चाहता हूँ इस हवाले से। तो मैंने फ़ौरन उस अदारे को लेफ़्ट कर दिया, अगरचे मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, मैंने सैलरी को मार दी गोली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपना अदारा खोला साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के नाम से ओवरऑल। तो ये जैसे कि इमोशंस के दौरान फीलिंग्स क्या होती है, फिजियोलॉजिकल अरोजल्स क्या होती है, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं। और उस अदारे में जो जो लेडी थी ना, उन्हें अगर मुझे बोलने का मुझे ज़रा सा भी टाइम देती ना, तो उसको फिर मैं इस्लाम की वो जो बातें बताता जो आज की साइंस आइडेंटिफाई कर रही है। इस्लाम एक बहुत ही बड़ी रिसर्च है, और ये रिसर्च कौन सी है, बनाने वाले की है, जो इंसानों पे जिसको अल्लाह ताला ने जिस इंसानों को ही बनाया ना, हमें बनाया ना, तो ये अल्लाह ताला हमें ज़्यादा आइडेंटिफाई करता है कि हमारी नफ्सियात किस तरह की तरफ या किस तरफ लेके जा सकती है। अब अगर अभी देखें कि कोई स्टूडेंट अगर ये पूछेगा कि डिसऑर्डर का तो जिक्र नहीं है कुरान में, दिमाग का तो जिक्र नहीं है, तो डिसऑर्डर का जिक्र है, ज़ाहिर सा बात है कि बनी इसराइल का पहला जो वाक़या पढ़ लो, उसमें क्या था कि तुम अपने आप अपने अपने जो कुफर करें शिर्क करें उनको कत्ल करो। वो एक्चुअल में इसलिए था कि आने वाली जनरेशन्स में वो डिसऑर्डर कन्वर्ट ना हो जाए ओवरऑल। मॉड्यूल 127 जो है इमोशन एवोल्यूशंस एंड जजमेंट के नाम से, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इमोशन जो है वो मुतासर कर सकते हैं हमारी जजमेंट्स को और प्रिडिक्शंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से मुतासर कर सकते हैं एग्जांपल देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। जापानीज़ और अमेरिकन्स में क्या सिस्टम है इमोशंस को लीड करने के लिए, अपने बिलीव्स को चेंजेस करने के लिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 32। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने कवर अप कर दिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 33 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।